यानी कि व्युत्क्रमानुपाती, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कहते हैं इसको। जो आर प्रतिरोध है उसके क्रॉस जो विभवांतर होगा वो अलग होगा। आई की जगह क्या लिख सकते हैं, वी अपॉन में आर। यहाँ देखिए वी अपॉन में आर लिख दिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स स्टार। तो आज हम क्लास 10 भौतिकी विज्ञान के अंदर विद्युत धारा चैप्टर, जो कि हमारा पार्ट 4 वीडियो होने वाला है। इसके पहले हमने पार्ट 3 वीडियो में ओम का नियम, प्रतिरोध किसे कहते हैं, इसके बारे में डिटेल में बताया है। तो जो लोग उसको नहीं देखे हैं उसको देखकर तभी इस वीडियो को देखिएगा। तो हमारे पार्ट 4 वीडियो में आज प्रतिरोधों का संयोजन व विशिष्ट प्रतिरोध के बारे में आज हम पढ़ेंगे कि विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है और प्रतिरोधों का संयोजन कैसे किया जाता है। पार्ट 3 वीडियो में हमने प्रतिरोध के बारे में जो पढ़ा था उसको एक बार रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद हम पढ़ते हैं विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है। किसी चालक का वह गुण जो विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करता है। पिछले वीडियो में भी हमने बताया था कि जो धारा के मार्ग में रुकावट पैदा करता है वही विद्युत प्रतिरोध कहलाता है या रेजिस्टेंस कहलाता है। इसे हम आर से प्रदर्शित करते हैं। और प्रतिरोध का मात्रक जो होता है वह ओम होता है, क्योंकि ओम नामक वैज्ञानिक ने इसे दिया था, उन्हीं के नाम पर ओम पड़ा। और हमने ये भी बताया था कि जो आर है यानी कि वोल्टेज बढ़ाने पर धारा के मान में वृद्धि होती है। वोल्टेज बढ़ाने पर धारा के मान में वृद्धि होती है तो भी अनुक्रमानुपाती आई। और जब अनुक्रमानुपाती का साइन हटता है तो एक कांस्टेंट वैल्यू आर आता है, आर इंटू आई। और जो ये आर है यही आपका प्रतिरोध कहलाता है, इसे हम नियतांक भी कहते हैं। तो आर, यदि हम आर का मात्रक निकालना चाहें तो आर इक्वल टू वी अपॉन में आई। तो यहाँ से हम एक और मात्रक प्रतिरोध का निकाल सकते हैं। यहाँ से आपका विभवांतर का मात्रक आपका क्या होता है, वोल्ट होता है। और एम्पियर यानी कि धारा का मात्रक है, ये देखिए एम्पियर धारा का मात्रक है। तो एक मात्रक और इसका आप बना सकते हैं, वोल्ट प्रति एम्पियर। तो इसका दो मात्रक है, एक ओम नामक वैज्ञानिक के नाम पर इसका मात्रक ओम पड़ा, और एक दूसरा इसका मात्रक आप खुद बना सकते हैं कि आर इक्वल टू वी अपॉन में आई। और विभवांतर का मात्रक वोल्ट और धारा का मात्रक एम्पियर होता है। तो एक और मात्रक हो गया वोल्ट प्रति एम्पियर। अब बात करते हैं कि चालक के प्रतिरोध की निर्भरता या विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध किसे कहते हैं? आप विशिष्ट प्रतिरोध को ऐसे समझिए कि विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है। जैसे आपके स्कूल में जितने भी बच्चे हैं सारे आप पढ़ने वाले हैं, सभी वहाँ पर जाते हैं पढ़ने के लिए, लेकिन उनका एक विशिष्ट गुण होता है। कोई डांसर अच्छा है, कोई सिंगर अच्छा है, कोई पढ़ने में बहुत तेज़ है, तो उनका एक अलग से एक क्वालिटी होती है कि वो उसी चीज़ को अच्छे से कर सकते हैं, यानी कि वो सबसे ज़्यादा उसमें पाया जाता है, उन्हीं का वो विशिष्ट गुण कहलाता है। कोई अच्छा पढ़ने वाला है तो वह उसका विशिष्ट गुण कहलाएगा। पढ़ते तो सभी है लेकिन सबके अंदर अलग अलग अपनी क्वालिटी होती है। तो वही चीज़ यहाँ पर क्या हो रहा है, जितने भी चालक तार है सबका प्रतिरोध होता है। मैंने आपके पिछले वीडियो में बताया था कि जितने भी चालक तार है सभी प्रतिरोध का काम करते हैं। चालक तार है उनका खुद का अपना प्रतिरोध कितना होता है, उसी को जानने के लिए हम जानेंगे कि विशिष्ट प्रतिरोध क्या है, यानी कि उनका खुद का अपना प्रतिरोध कितना है। विशिष्ट प्रतिरोध को जानने से पहले हम जानते हैं कि चालक के जो प्रतिरोध की निर्भरता, यानी पिछले वीडियो में हमने बताया था कि जो ओम का नियम है वो भौतिक अवस्थाओं को बदलने पर लागू नहीं होता। यानी कि यदि लंबाई को बदल दिया जाए, चालक तार के ताप को बदल दिया जाए और उसकी एरिया को बदल दिया जाए तो क्या होता है, वह ओम का नियम वहाँ पर फॉलो नहीं होता है। तो वही चीज़ हम देखेंगे कि यदि हम चालक तार की भौतिक अवस्था को यहाँ परिवर्तित कर देते हैं तब क्या होता है, और वहीं से विशिष्ट प्रतिरोध का कॉन्सेप्ट भी आया है। तो चलिए देखते हैं। तो किसी चालक का प्रतिरोध किसी निश्चित ताप पर उसकी लंबाई व अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निम्नलिखित प्रकार निर्भर करती है। पहला है हमारा, चालक की लंबाई पर किस प्रकार डिपेंड करती है। चूँकि ओम ने बताया था कि यदि लंबाई को और एरिया को और उसके ताप को बदल दिया जाए तो उनका नियम फॉलो नहीं होता। तो वही चीज़ देखने वाले हैं कि यदि लंबाई को चेंज कर दिया जाए तो क्या होता है। अच्छा, एक चीज़ और, जितने भी हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं ये सारे डीसी करंट के बारे में पढ़ रहे हैं। जो ओम के नियम के बारे में और उसके पहले भी जो पढ़ा था और अब जो पढ़ रहे हैं सारा डीसी करंट है। अब डीसी करंट होता क्या है, जो हमको बैटरी से मिलता है, बैटरी से जो करंट मिलता है उसको हम डीसी करंट कहते हैं। और जो हमारे घरों में जो खंभों से बिजली आती है वो आपका एसी करंट हो जाता है। एसी और डीसी में यही अंतर है कि एसी को हम दूर तक सप्लाई कर सकते हैं जबकि डीसी को दूर तक सप्लाई नहीं कर सकते। इसके बारे में भी हम आगे अभी जानेंगे डिटेल में। फिलहाल के लिए ये समझिए कि जितने भी करंट यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं वह डीसी करंट है, जो कि बैटरी से हमको प्राप्त होता है। तो चालक तार की लंबाई पर वह किस प्रकार डिपेंड करता है प्रतिरोध। तो किसी चालक का प्रतिरोध आर से हम प्रतिरोध को दिखाते हैं, उस चालक की लंबाई एल के अनुक्रमानुपाती होता है। एल यानी लेंथ,
तो अनुक्रमानुपाती का मतलब आपको बताया था पिछले वीडियो में हमने कि अनुक्रमानुपाती का मतलब क्या होता है। अनुक्रमानुपाती का मतलब ये होता है कि यदि एक वैल्यू आपकी बढ़ रही है तो उसी अनुपात में दूसरा वैल्यू भी बढ़ेगा। जैसे पिछले वीडियो में बताया था कि वोल्टेज बढ़ रहा है तो उसी अनुपात में धारा का मान भी बढ़ रहा था, तो वहाँ अनुक्रमानुपाती का साइन आया था। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर भी अनुक्रमानुपाती का साइन आया है। ये देखिए अनुक्रमानुपाती। अब ये कह रहा है कि किसी चालक का प्रतिरोध R उस चालक की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। इसका मतलब क्या है, यदि हम लंबाई को बढ़ाते जाएं तो उसका प्रतिरोध भी बढ़ता जाता है। यानी कि कोई भी चालक तार हो, यदि उसकी लंबाई को हम बढ़ाते जाएं तो उसका प्रतिरोध भी बढ़ता चला जाता है। यहाँ पर अनुक्रमानुपाती का साइन हम इस तरह से दिखाते हैं। ओके, तो अब हमारा सेकंड केस है कि जब अनुप्रस्थ काट के एरिया को बढ़ा दिया जाए, उसके क्षेत्रफल को बढ़ा दिया जाए तो क्या होता है। जब हम उसके क्षेत्रफल को बढ़ा दें, यानी कि प्रतिरोध R चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल A के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती के भी बारे में मैंने बताया था कि व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है, जब एक वैल्यू को बढ़ाने पर दूसरा वैल्यू उसी अनुपात में घटने लगे तो वहाँ पर हम व्युत्क्रमानुपाती का साइन लगाते हैं। यहाँ देखिए, यदि हम एरिया को उसके बढ़ा दिया जाए, उसके क्षेत्रफल को बढ़ा दिया जाए। अच्छा, अनुप्रस्थ काट क्या होता है, अनुप्रस्थ काट मतलब ऐसे समझिए कि जैसे हमारे घरों में गाजर और मूली होती है, उसको यदि आप स्लाइस कर दें, स्लाइस काट दें, तो अगर उसको आप सामने से देखेंगे तो जो एरिया दिखेगा हमको, जो क्षेत्रफल दिखता है, वही अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कहलाता है। तो व्युत्क्रमानुपाती का मतलब जब एक वैल्यू बढ़ती है और दूसरा वैल्यू उसी अनुपात में घटने लगती है तो वहाँ पर हम व्युत्क्रमानुपाती का साइन दिखाते हैं। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, R व्युत्क्रमानुपाती 1/A, इस तरह से दिखाते हैं। ओके, यानी कि इसको हम क्या करते हैं, 1/, अनुक्रमानुपाती का ही साइन दिखाते हैं, लेकिन इसको 1/, में A के रूप में लिखते हैं। यानी कि यहाँ देखिए 1/, के A के रूप में हमने लिखा है। तो वही यहाँ देखिए, यहाँ पर भी अनुक्रमानुपाती का ही साइन लगा है, लेकिन यहाँ एक वैल्यू 1/A के रूप में, यानी कि व्युत्क्रमानुपाती, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कहते हैं इसको। तो हमने देखा क्या, दो चीज़ें देखी कि चालक तार का, यदि हम यहाँ पर ताप को हमने निश्चित कर दिया, यानी ताप को चेंज करने वाले नहीं हैं, ताप को हमने चेंज नहीं किया, तब हमने देखा कि लंबाई बढ़ाने पर क्या होता है और एरिया बढ़ाने पर क्या होता है। तो यदि हम लंबाई बढ़ाएं तो क्या होता है, चालक तार का प्रतिरोध बढ़ जाता है, और यदि हम एरिया को बढ़ाएं तो चालक तार का रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध कम होता है। अब ऐसा क्यों होता है, इसको ऐसे समझिए। मान लेते हैं ये सकरा सा एक पतला सा रोड है और इस पर 10 लोगों की रेस हो रही है, 10 पर्सन की रेस हो रही है। तो क्या होगा, ये बहुत सकरा रास्ता है, तो इससे जब वो रेस करेंगे तो वो एक दूसरे के बराबर टक्कर खाते रहेंगे, बहुत सकरा रास्ता है। अब क्या होगा, जैसे ही हम इसके चौड़ाई को बढ़ा दें, जब हम इसके चौड़ाई को बढ़ा देंगे तो पर्याप्त जगह लोगों को दौड़ने को मिल जाएगा रेस करने के लिए, तो वो एक दूसरे से टक्कर नहीं खाएंगे। वही चीज़ चालक तार में भी होता है। अब चालक तार में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, हमने पहले ही वीडियो में बताया था कि इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के कारण ही विद्युत धारा उत्पन्न होती है। चालक तार में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनके लिए जो पर्याप्त स्थान यदि मिल जाता है तो वो ज़्यादा तेज़ी से गमन करने लगते हैं। यानी कि यदि हम चालक तार की मोटाई को बढ़ा दें तो क्या होता है, उनके बीच जो इलेक्ट्रॉन, उनको पर्याप्त जगह मिल जाती है आगे बढ़ने के लिए। इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। और लंबाई बढ़ाने पर क्यों प्रतिरोध बढ़ जाता है, क्योंकि यदि आप ऐसे समझिए कि आपको हम 1 किलोमीटर दौड़ा दें और उसके बाद फिर 1 किलोमीटर दौड़ा दें, फिर 1 किलोमीटर दौड़ा दें, यानी कि जितना लंबा आपको दौड़ा दे तो आप थक जाएंगे। तार पर भी वही चीज़ होता है कि यह जितना दूर जाता है इसके धारा के मान में कमी आने लगती है। चालक तार की लंबाई बढ़ने के साथ साथ वह चालक तार प्रतिरोध का काम करने लगता है, यानी हीट होने लगता है, इसलिए वहाँ पर प्रतिरोध का काम करने लगता है चालक तार। इसीलिए लंबाई बढ़ाने पर चालक तार जो होती है उसका प्रतिरोध बढ़ जाता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। एक बार और आपको हम समझा दे रहे हैं, अच्छे से ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये टॉपिक। पहला हमारा चालक तार की लंबाई, यानी यदि हम लंबाई को बढ़ा दें तो उसका प्रतिरोध भी बढ़ जाता है। सेकंड है हमारा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, यानी कि चालक का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि यदि हम चालक तार की मोटाई को बढ़ा दिया जाए, उसके एरिया को बढ़ा दिया जाए, क्या होता है, उसका प्रतिरोध घट जाता है। और चालक तार की यदि मोटाई को कम कर दिया जाए तो उसका प्रतिरोध बढ़ जाता है। इसको आप एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं, जो कि अभी हमने बताया कि यदि आपका मान लेते हैं यदि रास्ता कोई चौड़ा है तो उस पर लोग आसानी से चल सकते हैं, और यदि सकरा है तो उनके बीच
हमेशा टक्कर होता रहता है, वही चीज़ इलेक्ट्रॉनों के बीच भी होता है। यदि टक्कर होंगे तो उसके बीच क्या होगा, एनर्जी का लॉस होगा, जो कि धारा के लिए प्रतिरोध का काम करेगा। अब देखिए यहाँ पर हम इसको समीकरण नंबर 1 कर लेते हैं। ये आपका समीकरण नंबर 1 हो गया और ये आपका समीकरण नंबर 2। अब चूंकि आर यानी प्रतिरोध लंबाई के प्रोपोर्शनल है और एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो हम यहाँ से इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि आर यानी प्रतिरोध डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ए। यहाँ से हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ए। समीकरण 1 और 2 से आप क्या किए कि आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल यानी लंबाई के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ए। अब यहाँ पर जब अनुक्रमानुपाती का साइन हटता है तो क्या आता है, एक कांस्टेंट वैल्यू आती है। यानी कि यहाँ क्या कांस्टेंट वैल्यू आया, जैसे ओम के नियम में हमने पढ़ा था कि एक कांस्टेंट वैल्यू क्या आया था, आर यानी प्रतिरोध, वैसे ही यहाँ पे एक कांस्टेंट वैल्यू क्या आ रहा है, रो। इसको क्या कहते हैं, रो, RHO, रो। यहाँ देखिए रो, और यह एक नियतांक है यानी कांस्टेंट वैल्यू, इसका मान चेंज होने वाला नहीं है। और इसका मान चेंज कब करता है, इसका मान चालक के पदार्थ पर डिपेंड करता है। यानी चालक का पदार्थ जैसा रहेगा वैसा इसका अलग अलग मान होता है। और ये जो रो है इसी को विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। और जो चालक तार का अपना अलग अलग क्वालिटी होता है वही तो विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। तो ये किस पर डिपेंड करता है, चालक तार के प्रतिरोध पर, यानी खुद का अपना प्रतिरोध चालक तार का कितना है उस पर यह डिपेंड करता है। यानी रो, इसको क्या कहते हैं, रो। और विशिष्ट प्रतिरोध का यदि मात्रक की बात किया जाए तो मात्रक इसका आप अपने से निकाल सकते हैं। ये जो रो है, रो को हम इस साइड रखते हैं और आर और जो एल और ए है उसको हम उस साइड भेज देते हैं। तो क्या होता है, आर इंटू ए अपॉन में एल और रो। अब देखिए यहाँ से हम एक सूत्र बन गया हमारा, और यहाँ से हम इसका मात्रक भी निकाल सकते हैं। क्या हो जाएगा, आर का मात्रक हमने पढ़ा था ओम, और एरिया का मात्रक आप सबको जो पता होगा कि मीटर स्क्वायर होता है, और लेंथ यानी लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। तो ये इस लंबाई से, और यहाँ पर 1 मीटर स्क्वायर है, तो 1 मीटर से 1 मीटर कट गया तो 1 मीटर ऊपर बचा, तो यहाँ ओम मीटर, यानी इसका मात्रक क्या हो जाएगा, ओम मीटर। ये रो का यदि मात्रक निकालना चाहते हैं तो ओम मीटर है। कैसे, यहाँ पर आर का मात्रक क्या है, ओम, और इसका मीटर स्क्वायर, और ये मीटर। तो 1 मीटर से 1 मीटर कट गया तो बचा क्या, ओम मीटर। इसका मात्रक क्या हो गया, ओम मीटर। यदि किसी चालक तार का यानी विशिष्ट प्रतिरोध किसे कहते हैं, यानी चालक तार का विशिष्ट प्रतिरोध उस चालक तार के बराबर होता है जिस चालक तार की लंबाई 1 मीटर तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर के बराबर हो। अब देखिए यहाँ से आप देखिए ये, या इसी को आप देख लीजिए, ये जो फार्मूला है, यदि हम यहाँ पर लंबाई को, ये जो लंबाई है इसको 1 मीटर रख दिया जाए और एरिया को 1 मीटर स्क्वायर के बराबर रख दिया जाए, तो होगा क्या कि यहाँ से 1 आ जाएगा और आर यानी प्रतिरोध रो के बराबर हो जाएगा। तो आप यहाँ से भी आप इसके परिभाषित कर सकते हैं कि किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध उस चालक के प्रतिरोध के बराबर होता है जिस चालक की लंबाई 1 मीटर तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। तो उसे हम विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। और विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक हमने बताया कि ओम मीटर होता है विशिष्ट प्रतिरोध। अब देखते हैं कि विशिष्ट प्रतिरोध जो अलग अलग चालकों का होता है वह कितना होता है। यहाँ देखिए सिल्वर का जो प्रतिरोध है वह 1.6 × 10⁻⁸ ओम मीटर है। यानी यदि सिल्वर का तार यदि हम 1 मीटर ले लें और उसका जो एरिया है अनुप्रस्थ काट का उसको भी 1 मीटर स्क्वायर ले लें, तब उसका जो प्रतिरोध खुद का आएगा वह कितना आता है, इतना। अब हम क्या करते हैं कि यदि हमको मान लेते हैं कोई प्रतिरोध बनाना है अपने अनुसार कि वह अलग अलग ओम का हो सकता है, 10 ओम, 20 ओम, कुछ भी हो सकता है, तो हम क्या करेंगे, उसके लंबाई को, जैसे ये आपका प्रतिरोध हो गया, ये तो कांस्टेंट रहेगा, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। उसके लंबाई को, उसके एरिया को चेंज कर हम यहाँ से अपने अनुसार प्रतिरोध बना सकते हैं इस फार्मूला से। ये जो फार्मूला है यहाँ आप क्या करेंगे, रो का मान तो इतना ही, ये कांस्टेंट वैल्यू ये दिया है अभी, जो अभी आपको दिखाया ये कांस्टेंट वैल्यू रहता है। यहाँ से लंबाई और एरिया को चेंज कर हम अपने अनुसार आर का मान निकाल सकते हैं जितना हमको रखना होता है।
उसी प्रकार कॉपर का होता है, एल्युमिनियम का, टंगस्टन का, निकिल का, आयरन का अपना खुद का प्रतिरोध होता है। आयरन का देखिए कितना है, 10 × 10⁻⁸ ओम मीटर होता है आयरन का अपना खुद का प्रतिरोध। सिल्वर की बात करें तो सिल्वर का ओम यानी कि विशिष्ट प्रतिरोध कम होता है, यानी अपना खुद का प्रतिरोध इसका कम होता है। जबकि वही आयरन की बात करें तो आयरन का उससे ज़्यादा होता है, उससे देख रहे हैं कई गुना ज़्यादा है आयरन का विशिष्ट प्रतिरोध यानी खुद का प्रतिरोध। तो इसलिए जो चालक तार में हम क्या यूज करते हैं, वैसे सिल्वर तो हमको कॉस्टली बहुत महंगा पड़ जाएगा, इसलिए हम कॉपर का और ज़्यादातर एल्युमिनियम का यूज करते हैं। जो हमारे घरों में जो लाइन आती है, बिजली आती है, उसमें क्या होता है कि या तो एल्युमिनियम लगा होता है और जो नॉर्मल हम लोग घरों में यूज करते हैं उसमें कॉपर का ज़्यादातर आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि कॉपर में जो चालक तार यानी विशिष्ट प्रतिरोध वो बहुत कम होता है। वही आयरन का हम यूज नहीं करते क्योंकि उसका बहुत ज़्यादा होता है। जब प्रतिरोध बहुत ज़्यादा होगा तो धारा हमको बहुत कम मिलेगी और लॉस भी, एनर्जी का लॉस भी बहुत ज़्यादा होता है। वही टंगस्टन है जो कि बल्ब में भी यूज कर सकते हैं हम। यहाँ देखिए कांस्टेंट है जो कॉपर और निकेल की मिश्र धातु से मिलाकर बनाया जाता है, उसका प्रतिरोध भी बहुत ज़्यादा है। और यहाँ देखिए लास्ट में कागज़, सूखे कागज़, इसका प्रतिरोध तो बहुत ही ज़्यादा है, यानी इससे करंट पास ही नहीं होगा, करंट बिल्कुल भी पास नहीं होता। विद्युत रोधी यानी इससे, विद्युत रोधी से क्या होता है, इससे चालक तार में कोई भी करंट प्रवाहित नहीं होती क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए ही नहीं जाते हैं। और इधर मिश्र धातु है तो इनका भी प्रतिरोध बहुत ज़्यादा है। तो चालक तार सबसे अच्छा कौन सा पाया जाता है, एक कॉपर हो गया, एल्युमिनियम हो गया, टंगस्टन का, लेकिन ज़्यादातर क्या होता है एल्युमिनियम और कॉपर का हम यूज करते हैं। अब हमारा है नेक्स्ट टॉपिक जो कि प्रतिरोधों का संयोजन, यानी कि जो हमने प्रतिरोध, अच्छा ये जो प्रतिरोध है हमने आपको बताया, जब इसको आप, ये आपके घरों में मिल जाएगा, किसी भी सर्किट में आप देखोगे तो इस प्रकार से आपको अलग अलग कलर से दिखेगा। जब इसको आप मान लेते हैं फोड़ोगे, तोड़ोगे तो क्या होगा कि इसके अंदर तार, आपको चालक तार, बहुत ही महीन आपको चालक तार दिखाई देगी। तो क्या होता है, वही चालक तार को हम लपेट कर इसको बनाते हैं प्रतिरोध, इसको लपेट कर हम क्या करते हैं प्रतिरोध बनाते हैं। और इस पर कोडिंग की जाती है रंगों से, जिससे कि पता चल जाए कि यह कितने ओम का है, जिसके बारे में आप 12th में डिटेल में जानेंगे। अब बात करते हैं कि प्रतिरोधों का संयोजन। अब ये कॉन्सेप्ट क्यों आया कि प्रतिरोधों का संयोजन, वैज्ञानिकों ने इसे यानी कि प्रतिरोध को श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में जोड़ा तो देखा कि अलग अलग रिजल्ट आया। अब अलग अलग रिजल्ट क्यों आया इसके बारे में जानते हैं। पहले देखिए कि जो प्रतिरोध का साइन होता है, उसको सिंबल, इसको किस तरह से दिखाते हैं, यानी कि प्रतिरोध को हम किस तरह से दिखाते हैं, प्रतिरोध को हम इस तरह से दिखाते हैं। तो श्रेणी क्रम क्या होता है कि श्रेणी क्रम में हम क्या करते हैं, इस तरह से उसको एक एंड को दूसरे एंड से जोड़ते हैं। ये देखिए मैंने इस तरह से 3 प्रतिरोधों को एक दूसरे से जोड़ दिया है, तो ये हमारा श्रेणी क्रम कहलाता है। और इसी में हम क्या करते हैं कि इसी के साथ एक और प्रतिरोध इस तरह से जोड़ दें, इसी के साथ एक और प्रतिरोध इस तरह से जोड़ दें, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारा समांतर क्रम कहलाएगा। तो यदि हम एक दूसरे के एंड को पकड़ते हुए जोड़ते हैं तो क्या होता है श्रेणी क्रम, और एंड को दूसरे प्रतिरोध के दोनों एंड से जोड़ते हैं तो क्या होता है, वह समांतर क्रम कहलाता है। अब हम जानते हैं कि वैज्ञानिकों ने जब ऐसा जोड़ा तो उसका अलग अलग रिजल्ट, यानी कि समांतर क्रम और श्रेणी क्रम वैज्ञानिकों ने जोड़ा तो उसका अलग अलग रिजल्ट क्यों दिखाई दिया। श्रेणी क्रम में क्या होता है कि हम एक परिपथ बना लेते हैं इस प्रकार, और उसमें प्रतिरोधों को हम इस तरह से जोड़ देते हैं, यानी कि ये हमारा एक प्रतिरोध हो गया, उसके दूसरे एंड से दूसरे प्रतिरोध का पहला एंड जोड़ दिए इस तरह से और इस तरह से। और भी प्रतिरोध आप लगा सकते हैं इस तरह से कई, लेकिन ज़्यादा लंबा परिपथ से मतलब नहीं, हमको केवल समझना है। तो हम 3 प्रतिरोध अभी लगा कर देखते हैं। ये देखिए R1 यानी कि अलग अलग प्रतिरोध है, इसका अलग मान है, इसका अलग मान है, इसका अलग मान है, तीनों प्रतिरोध का मान अलग अलग है। अब परिपथ में हम क्या किए कि यहाँ पर वोल्टमीटर लगा दिए। वोल्टमीटर क्या करता है, परिपथ में जो वोल्टेज है विभवांतर को नापता है, और ए मीटर क्या करता है, करंट को नापता है। और ए मीटर को हम क्या करते हैं, श्रेणी क्रम में लगाते हैं, इसको ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है 1 नंबर में। ए मीटर को हम श्रेणी क्रम में लगाते हैं परिपथ में, और वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में। ये देखिए इसको हम समांतर क्रम में लगाएं, ये देखिए, तो ये आपका हो गया श्रेणी क्रम और ये समांतर क्रम, और ये आपका बैटरी विद्युत वाहक बल लगाए यानी कि बैटरी लगाए, और ये कुंजी है। तो हमारा परिपथ यानी सर्किट पूरा कंप्लीट हो गया है। अब जो प्रतिरोध अलग अलग ओम का लगा है तो हम देखते हैं कि रिजल्ट में क्या आता है। यहाँ देखिए जो भी धारा गया, सारा धारा यानी कि करंट इधर से पूरा का पूरा आ गया। जो R प्रतिरोध है उसके क्रॉस जो विभवांतर होगा वो अलग होगा, क्योंकि अलग ओम का है ये, और ये अलग ओम का प्रतिरोध है तो इसके क्रॉस भी विभवांतर अलग होगा।
और इसके क्रॉस भी विभवांतर अलग होगा, और जो टोटल इनके बीच जो विभवांतर होगा वो अलग आएगा। यानी कि यदि हम इसके 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 तीनों को विभवांतर जोड़ दें तब इसके इक्वल आएगा। तो अब देखते हैं कि इसके जो नियम आया, यानी कि इसका जो फार्मूला बना वो क्या था। यहाँ से देखिए, चूँकि प्रतिरोध श्रेणी क्रम में, सारे प्रतिरोध आपका श्रेणी क्रम में है और इसमें धारा का मान समान प्रवाहित होगा, यानी कि सर्किट है तो करंट का मान इस तरह से प्रवाहित होता रहेगा। तो अब क्या करते हैं, माना सिरों के बीच जो विभवांतर है V1, V2, V3, तब ओम के नियम से क्या होगा कि V1 यानी कि उसके क्रॉस जो विभवांतर होगा V1 बराबर IR1, और जो V2 इसके क्रॉस जो विभवांतर होगा IR2। चूँकि I यानी कि धारा का मान 77 सेम है, हर जगह सेम है, तो क्या होगा, I तो कांस्टेंट है, R का मान चेंज हो रहा है और V का मान चेंज हो रहा है। तो V2 यानी कि जो इसमें प्रतिरोध, इस वाले प्रतिरोध में जो विभवांतर है वो अलग आएगा, और V3 यानी कि इसमें जो विभवांतर है वो अलग आएगा। अब क्या करते हैं, जब तीनों को हम जोड़ देते हैं, तीनों विभवांतर जोड़ देते हैं तो ये इसके इक्वल आ जाएगा, जितना विभवांतर इसके क्रॉस है। तो यहाँ से तीनों को हम जोड़ दे रहे हैं तो क्या होगा, IR1, IR2, IR3, तीनों को जोड़ दिए। अब देखिए कॉमन निकाल लेते हैं I को, तीनों में से कॉमन हो जाएगा आपका I। जब तीनों आपका कॉमन हो जाएगा तो वहाँ क्या बचेगा, R1, R2, R3। यहाँ देखिए R1, R2, R3 बचा, I कॉमन हो गया। तो अब क्या करते हैं कि V इक्वल टू V1, V2, V3 यहाँ पर था, तो वहाँ पर V1 की जगह वही लिखें IR1, V2 की जगह IR2 और V3 की जगह IR3। I कॉमन निकाल लिए, R1, R2, R3 बचा। अब क्या करते हैं, ओम का नियम क्या था, V बराबर IR। तो हम V1, V2, V3 की जगह V1, V2, V3 की जगह क्या लिख सकते हैं, V को लिख सकते हैं। यहाँ हमने क्या लिख दिया, इसकी जगह क्या लिख दिया, V बराबर क्या होता है, V बराबर होता है IR, यानी कि V बराबर जो ओम ने नियम दिया था IR। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर हमने जो V है उसके जगह IR लिख दिया, और जो ये वाला चीज़ है ये वाला उसी तरह रहने दिया इस तरह। तो जब I से I क्या हो गया, कट गया, I से I क्या हो गया, कट गया, यानी कि ये देखिए ये वाला I और ये इधर वाला I कट गया। क्या बचा, R इक्वल टू R1, R2, R3। यानी कि इससे क्या पता चला, इससे ये पता चला जो R1 प्रतिरोध, R2 प्रतिरोध और R3 प्रतिरोध था, तीनों को जोड़कर एक नया प्रतिरोध के बराबर हुआ, या तीनों का योग एक नया प्रतिरोध के बराबर हुआ। यानी कि इसको और इन तीनों को प्रतिरोध को हटाकर जितना भी ओम आया, जितने ओम का मान लेते हैं, इसका 2 ओम था, इसका 5 ओम था और इसका 3 ओम था, तीनों का टोटल योग कितना हुआ, 10 ओम। तो इन तीनों को यदि हटाकर के बीच यदि हम 10 ओम का एक प्रतिरोध लगाते तो वह सेम वही काम करेगा जो ये 3 प्रतिरोध काम करते हैं। तो इससे हमको क्या पता चला, यदि हम श्रेणी क्रम में जितने भी प्रतिरोध लगाते हैं उन सभी का योग एक नए प्रतिरोध के बराबर होता है, यानी कि जितना प्रतिरोध इसका होता है उसका भी प्रतिरोध उतना होता है। कई सारे प्रतिरोध को हम लगा दें, यानी 10 प्रतिरोध को लगा दें और उसका जो मान आएगा उसके इक्वल यदि नया एक ओम प्रतिरोध लगा दें तो वह भी वही काम करेगा जो ये 10 प्रतिरोध काम करते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि श्रेणी क्रम में क्या होता है। श्रेणी क्रम में समतुल्य प्रतिरोध कुल प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। अब हम देखते हैं कि समांतर क्रम में क्या होता है। तो समांतर क्रम संयोजन में क्या होता है कि इसको क्या करते हैं, हम समांतर क्रम में सारे प्रतिरोध को इस तरह से लगा देते हैं। कई सारे आप प्रतिरोध लगा सकते हैं, लेकिन हम 3 को ही लगा रहे हैं क्योंकि हमको केवल प्रैक्टिकल करके देखना है कि मतलब इसका रिजल्ट क्या आता है। इसमें क्या करते हैं, इसमें भी विभवांतर लगा देते हैं जो कि वोल्टेज को नापता है, और एम्पियर यानी कि जो धारा को नापता है एमीटर को लगा देते हैं, और विद्युत वाहक बल यानी बैटरी को लगा देते हैं। इससे क्या होता है, करंट इधर जाता है। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, करंट बट जाता है, यानी कि यहाँ देखिए तार अलग अलग इधर चला गया, एक तार इधर, एक तार इधर, एक चालक तार इधर चला गया। तो क्या होता है, करंट इधर से भी जाएगा, इधर से भी जाएगा और इधर से भी जाएगा। उसमें क्या था, उसमें देखिए उसमें जो करंट जाएगा इधर से, इसको पास और कोई रास्ता नहीं था तो इसी तरह जाएगा। अब ये मत कहिएगा इधर से भी जाएगा, क्योंकि ये वोल्टेज को नापता है, ये धारा को नहीं नापता है। इसके बारे में जब आप इसके मैकेनिज्म को समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इधर से धारा क्यों नहीं प्रवाहित होता है। कि इसके क्रॉस जो प्रतिरोध है बहुत ही ज़्यादा होता है, यानी कि प्रतिरोध बहुत ज़्यादा होता है, जिसके कारण इधर से धारा प्रवाहित ही नहीं होती है, तो सारा धारा इधर से ही प्रवाहित होती है। तो यहाँ पर क्या हो गया, समांतर क्रम में कि जो भी धारा गई इसके पास मौका था कि अलग अलग डायरेक्शन में जाने का, तो ये अपना चला गया। और प्रतिरोध भी यहाँ अलग अलग ओम का हम लगा कर देखे हैं, और इधर हम क्या लगाएं, विभवांतर वोल्ट को नापेगा
और एमीटर को। अब इसमें क्या होगा, इसमें भी समझिए कि प्रतिरोध अलग अलग ओम का लगा है और धारा भी इसमें अलग अलग प्रवाहित हो रही है, लेकिन इसमें कांस्टेंट क्या है, कांस्टेंट देखिए इसमें क्या है, सब सारे प्रतिरोध के क्रॉस जो विभवांतर है सबका एक ही है। यदि इसमें 5 वोल्ट होगा तो इसमें भी 5 वोल्ट होगा, इसमें भी 5 वोल्ट होगा। ये चीज़ इसमें कॉमन है। पिछले वाले में क्या कॉमन था, पिछले वाले में ये कॉमन था कि सारे में करंट सेम था, लेकिन इसमें क्या कॉमन है, इसमें कॉमन है कि सारे में वोल्टेज सेम है, यानी सभी प्रतिरोध में वोल्टेज सेम है। तो अब क्या करेंगे, हम ओम के नियम से ही देखेंगे कि जो करंट पहले वाले प्रतिरोध में गया, इसमें देखिए पहले वाले प्रतिरोध में जितना करंट गया उसको हम मेजरमेंट कर लेते हैं। वोल्टेज तो हमारा सेम है R1, क्योंकि ओम का नियम क्या था, ओम का नियम हमेशा के लिए आप ध्यान रख लो कि ओम का नियम क्या था, V = IR। और जब I यहाँ से हम I का मान निकालेंगे तो I = V/R, ये फार्मूला बनेगा हमारा। तो इसी फार्मूला का हम यहाँ पर यूज किए हैं। ये देखिए कि I1 = V/R। सेकेंड वाले प्रतिरोध में कितना धारा बह रहा है, तो ये देखिए सेकेंड वाले प्रतिरोध में I2 = V/R2, R3 = V/R3। अब चूँकि जो धारा इधर से गई, इस वाली इमेज में देखिए क्लियर आप हो जाएगा, जो धारा यहाँ से गई, यहाँ तो बढ़ गई सारी धारा, लेकिन इधर फिर वही सारी धारा फिर एकत्रित हो गई। तो यदि हम I1, I2, I3 को जोड़ दें तो वो I के बराबर हो जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ किया गया कि सारे धारा को, कुल धारा कितना है I1, I2, I3, सारे धारा को जोड़ दिए। वहाँ पर हम वोल्टेज को जोड़े थे क्योंकि सारे वोल्टेज को मिलाकर V1, V2, V3 के बराबर था। यहाँ पर हम सारी धारा को जोड़ दे रहे हैं कि कितना कुल धारा हुआ। तो I बराबर क्या हो गया, I1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से V/R1, I2 की जगह V/R2 और R3 की जगह क्या लिख सकते हैं, V/R3। I बराबर क्या होगा, V तीनों में से कॉमन हो जाएगा, 1/R1, 1/R2, 1/R3 बचा। अब देखिए V = IR, ये ओम का नियम है, तो I बराबर क्या होता है, V/R। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, I की जगह क्या लिख सकते हैं, V/R। यहाँ देखिए V/R लिख दिए और V कॉमन था और एग्जैक्ट ये वैल्यू हम उतार दें। ये क्या बन गया, V/R, V अंदर 1/R1, 1/R2, 1/R3। तो अब V/R1 देखिए, V से ये भी कट गया, ये V से ये भी कट गया, तो 1/R, 1/R2, 1/R3 ये हमारा एक फार्मूला बन गया, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर बार एग्जाम में लगभग पूछा ही जाता है इससे क्वेश्चन, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम दोनों से क्वेश्चन पूछा ही जाता है, तो ध्यान रखिएगा। रिजल्ट क्या आया, अब इसका रिजल्ट ये आया कि समांतर क्रम में जोड़ने से समतुल्य प्रतिरोध का मान कम हो जाता है। जब श्रेणी क्रम में जोड़ते थे तो वहाँ पर प्रतिरोध का मान बढ़ जाता था। यहाँ देखिए श्रेणी क्रम को देखिए, श्रेणी क्रम में सारे प्रतिरोध जितना थे वह योग के बराबर हो जाते थे, यानी कि R1, R2 जोड़ दे तो सारे प्रतिरोध का मान बढ़ जाता था। अब यहाँ घट क्यों गया, क्योंकि यहाँ पर व्युत्क्रम योग हो गया सारे का, यानी कि R1, R2, R3 जितने भी हैं सारे प्रतिरोध का क्या हुआ, व्युत्क्रम योग हो गया। अभी व्युत्क्रम योग होता है हमेशा वैल्यू में कमी आ जाती है। क्यों, क्योंकि जैसे मान लीजिए अगर ये 5 ओम था पहले, तो 1/5 कितना हो गया, 1 से छोटी वैल्यू हो गई, यानी कि ये सारी 1 से छोटी वैल्यू हो गई। और जब 1 से छोटी वैल्यू को हम जोड़ते हैं तो क्या होता है, मान में कमी आ जाती है, यानी कि यहाँ पर 5 था तो वह 1 से छोटी हो गई तो बहुत ही कम हो गया। आप इसको मान लेते हैं, यहाँ पर R1 को आप कुछ वैल्यू मान लेते हैं, 5 ले लो, R2 को भी 5 ले लो, R3 को भी 5 ले लो, और जब इसको आप हल करोगे तो देखोगे कि वैल्यू 5 से कम आएगी, यानी कि प्रतिरोध का मान घट गया पहले से। तो हमको क्या रिजल्ट प्राप्त हुआ कि यदि हम समांतर क्रम में प्रतिरोध को लगा दें तो जो प्रतिरोध का मान है पहले से कम आ जाएगा, यानी कि इन तीनों प्रतिरोध को यदि हम हटा दें और इससे कम वैल्यू का प्रतिरोध जो कि इसके इक्वल आएगा उसको लगा दें तो वही काम करेगा जो ये तीनों प्रतिरोध काम करता है। यानी यदि हम किसी परिपथ में हमको प्रतिरोध का मान कम करना है तो तीनों को समांतर क्रम में, यानी जितने भी प्रतिरोध है समांतर क्रम में, उसके अनुसार आप कैलकुलेशन करके लगा सकते हो। और यदि प्रतिरोध का मान बढ़ाना है तो उसको हम श्रेणी क्रम में यूज करते हैं। तो आई होप कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।